नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां और कंप्यूटर का वर्गीकरण। हमने यह नई सीरीज शुरू की है कंप्यूटर से जुड़ी हुई, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी थी या कौन कौन सी हैं और कंप्यूटरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल प्रणव क्लासेज। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हम अपने चैनल पे हर दिन सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे अलग अलग वीडियो अपलोड करते हैं जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में आने वाले विषयों से जुड़े होते हैं और हम अपने चैनल पे हर विषय के वीडियो अपलोड करते हैं। हर विषय के वीडियो की विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनके प्रैक्टिस सेट भी लेकर आते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो कंप्यूटर के पीढ़ियों और उनके वर्गीकरण पर आधारित है। कंप्यूटर की जो पीढ़ी थी, इन्हें कई भागों में बांटा गया है। जो प्रथम पीढ़ी है, इसका वर्गीकरण 1942 से 1955 ईस्वी के बीच के डेवलपमेंट पर आधारित है। जो सबसे पहला व्यावसायिक उपयोग के लिए कंप्यूटर बना था वो था यूनिवैक, जो सबसे पहले व्यापारिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए लॉन्च हुआ था। और इसका जो विकास था यह फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और चूंकि इनमें निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था तो ये आकार में बहुत बड़े बड़े होते थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ये आकार में बहुत बड़े होते थे क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा चूंकि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था तो उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो निर्वात ट्यूब में बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने के चलते ये प्रारंभिक या प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनसे बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती थी, और इसमें जितनी भी सूचनाएं होती थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती थी। जितने भी कंप्यूटर हैं ये सब बाइनरी कोड पे चलते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर भी बाइनरी कोड पे यानी 0 और 1 के रूप में, या इसको स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ के फॉर्म में भी समझ लीजिए, इसके रूप में कार्य करते थे। और ये जो कंप्यूटर थे ये बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े होते थे, और इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था जिसके चलते अत्यधिक ऊष्मा खर्च निकलती थी और बहुत अधिक ऊर्जा खर्च भी होती थी। इसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, और इस समय जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, और इसका जो उदाहरण है वो इनिएक कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर तथा मार्क 1 के कंप्यूटर, ये सभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण थे। और चूंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे इसलिए इनमें बहुत सारी कमियां थी। जो वैक्यूम ट्यूब थे उन्हें गर्म होने में टाइम लगता था, और गर्म हो जाने के बाद उनसे बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती थी, जिसको ठंडा रखने के लिए उस समय बहुत खर्चीली पद्धति एयर कंडीशनिंग की इसको इस्तेमाल करना पड़ता था। यानी जहां पे ये कंप्यूटर लगे होते थे वहां पे एयर कंडीशनर लगाए रखना पड़ता था, जिससे बहुत अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। और ये सब क्यों था? क्योंकि उन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करने के चलते ये कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे और उनमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बाद जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए, उनका काल लगभग 1955 ईस्वी से 1964 ईस्वी था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका काल 1955 से 1964 ईस्वी के बीच था, और इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किए जाने लगा। और
जब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया तो आश्चर्यजनक रूप से जो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे उनसे इनका आकार काफी छोटा हो गया। जो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे जब उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा तो उनका आकार काफी छोटा हो गया। और इन ट्रांजिस्टर वाले जो कंप्यूटर थे इनमें डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें डाटा के स्टोरेज और एनालिसिस वगैरह के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप का प्रयोग भी किया गया। आपने टेप रिकॉर्डर वगैरह भी देखा होगा। टेप रिकॉर्डर भी इसी तरह से वर्क करता था, मैग्नेटिक स्ट्रिप पे या मैग्नेटिक टेप पे। तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क अगर आपने देखा हो तो फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। मैग्नेटिक जो डिस्क होते थे उस पे आयरन ऑक्साइड की परत लगी हुई होती थी और इसकी जो डाटा स्टोरेज की क्षमता थी वह बहुत तेज थी। मैग्नेटिक डिस्क की गति और संग्रहण क्षमता ये दोनों ही तेज थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में। और धीरे धीरे इस दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का व्यवसाय और उद्योग जगत में प्रयोग प्रारंभ हुआ। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए उसमें नए प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल और फॉर्ट्रॉन इनके प्रारंभिक संस्करण का विकास हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कोबोल और फॉर्ट्रॉन ये नए प्रोग्रामिंग भाषा का डेवलपमेंट हुआ या विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए इनका काल 1965 से 1974 ईस्वी तक रहा। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए इनका समय 1965 ईस्वी से 1974 ईस्वी के मध्य रहा। और चूंकि लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नए नए विकास हो रहे थे उनका प्रभाव इन कंप्यूटरों पे पड़ता था, जिसके चलते कंप्यूटरों के आकार में कमी आती गई और साथ ही साथ इनकी गति बढ़ती गई। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार में कमी आई तथा यह तीव्र गति से कार्य करने के लिए सक्षम हुए। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुए उसमें मुख्य जो परिवर्तन आया वो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया आईसीज ने, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ने। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर थे, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग शुरू हुआ। और ये जो आईसी का प्रयोग शुरू हुआ इस आईसी को डेवलप किया था जेएस किल्बी ने। आईसी का डेवलपमेंट जेएस किल्बी ने किया था। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने उसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके चलते इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार और भी छोटा हुआ। जो आईसी का प्रयोग किया जाने लगा शुरुआत में एलएसआई, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, शुरुआत में एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आईसी के निर्माण के शब्दावली है। एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका प्रयोग किया गया जिसमें सिलिकॉन के चिप पर बहुत सारी आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सिलिकॉन के चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा करके आईसी डेवलप किए गए, इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किए गए। और इसी काल में तृतीय पीढ़ी में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने लगा, जिसमें मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। तीसरी पीढ़ी में रैम का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे मैग्नेटिक टेप और डिस्क के जो स्टोरेज कैपेसिटी थी उसमें वृद्धि हुई। इसके अलावा जो कंप्यूटर यूज किए जाते थे उसमें टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसके द्वारा टाइम शेयरिंग का जो विकास हुआ, इसके द्वारा एक से ज्यादा यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। यानी जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो मल्टी यूजर बनने लगे। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी में जो मुख्य विकास हुआ वो ये कि उस समय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों अलग अलग मिलने प्रारंभ हुए, ताकि
जो यूजर है उसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज उसको मिल सके। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये अलग अलग मिलने लगे, जबकि पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट ने ट्रांजिस्टर का जगह ले लिया, जिससे कंप्यूटर का आकार और भी बहुत छोटा हो गया, साथ ही साथ उनकी स्टोरेज क्षमता और एक साथ कई यूजर द्वारा यूज करने की कैपेबिलिटी का विकास हुआ तीसरी पीढ़ी में। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनका समय 1975 से आधुनिक समय तक माना जाता है। हालांकि आधुनिक समय में पांचवी पीढ़ी भी चल रही है, लेकिन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो समय है वो आज के समय तक भी माना जा रहा है 1975 ईस्वी से। जो तीसरी पीढ़ी में एलएसआई का प्रयोग हो रहा था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, वो चौथी पीढ़ी में एलएसआई आईसी का प्रयोग किया जाने लगा और उसको VLSI भी कह सकते हैं। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तीसरी पीढ़ी में सिर्फ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, चौथी पीढ़ी में वह VLSI के रूप में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में सामने आया। और वेरी लार्ज स्केल से आगे बढ़कर ULSI भी इस पीढ़ी में शामिल हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें एक ही चिप के अंतर्गत लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। इतनी क्षमता बढ़ा दी गई आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, यानी इतने उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए कि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। ये सारा देन इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास का था। तो चौथी पीढ़ी में जो तीसरी पीढ़ी का एलएसआई था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, वह VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में परिवर्तित हुआ। और VLSI की जो तकनीक आई, जो वेरी लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ, इससे माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा। और जब माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ तो कंप्यूटर के आकार में बहुत बड़ी कमी आई और क्षमता में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। जब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई कंप्यूटर के फील्ड में, तो उससे कंप्यूटर के आकार में बहुत बड़ी कमी आई, क्योंकि उससे माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुए। और माइक्रो प्रोसेसर डेवलप होने के साथ साथ कंप्यूटर के स्टोरेज क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। आज आप देखते हैं कि एक छोटी सी चिप होती है नाखून के बराबर, उसमें कितना जीबी, 256 जीबी और टीबी तक के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा योगदान रहा इलेक्ट्रॉनिक्स का इस कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, VLSI और ULSI का। इसके अलावा ये जो माइक्रो प्रोसेसर बनने लगे, VLSI और ULSI के साथ जो चिप बनने लगे, माइक्रो प्रोसेसर बनने लगे, इनका निर्माण सिर्फ कंप्यूटर में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इनका प्रयोग वाहनों में भी, सिलाई मशीनों में भी, माइक्रोवेव ओवन में भी, इलेक्ट्रॉनिक गेम में भी, इन सारी चीजों में इनका प्रयोग होने लगा। आज आप देखते हैं माइक्रोवेव ओवन में कई तरह की सेटिंग होती है। किस तरह से वो सेटिंग होती है? वो चिप के आधार पर होती है, यानी उसमें भी प्रोसेसर लगे होते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होते हैं, इनमें चिप लगी होती है। सिलाई मशीन ऑटोमेटिक, इस तरह, या वाहनों में, जहाज में, इन सारी जगहों पे उस चिप का या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। और ये जो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप यूज किए जाते थे थर्ड जनरेशन तक जो मैग्नेटिक डिस्क और टेप यूज किए जाते थे, इसकी जगह सेमीकंडक्टर ने ले लिया। और सेमीकंडक्टर का उपयोग यह किया जाने लगा डाटा स्टोरेज के लिए। सेमीकंडक्टर का विकास होने के बाद मैग्नेटिक टेप और डिस्क, इसका स्थान ले लिया सेमीकंडक्टर डिवाइसों ने। और सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट होने के चलते रैम की क्षमता में बहुत वृद्धि हुई, साथ ही साथ समय की बहुत बचत होने लगी और कंप्यूटर की जो गति थी वो अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज होने लगी। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए, इसी के दौरान GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास
यह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ और इसी समय डाटा इनपुट के लिए माउस और अन्य हैंड होल्ड डिवाइस का विकास हुआ। माउस का विकास, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का विकास, कीबोर्ड या अन्य तरह के जो डाटा इनपुट के हैंडहेल्ड डिवाइस थे उन सब का उपयोग शुरू हुआ। इसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा MS DOS, MS विंडोज और एप्पल कंपनी द्वारा एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये लॉन्च किए गए। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल कंपनी द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। इसके अलावा जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे यानी 1975 ईस्वी के बाद के, उसमें C लैंग्वेज का विकास हुआ। कंप्यूटर आपने पढ़ी है तो C लैंग्वेज आपने जाना होगा। तो कंप्यूटर का जो C लैंग्वेज है इसका विकास चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ। आज यह C++ और उसके बहुत सारे एडवांस वर्जन के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, उच्च स्तरीय भाषा थी, उनका मानकीकरण किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, यानी वो भाषा पूरे विश्व में एक जैसी प्रयोग की जाएगी। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हाई लेवल लैंग्वेज का, उच्च स्तरीय भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, मानकीकरण किया गया, ताकि जो भी प्रोग्राम हो या जो भी सॉफ्टवेयर हो वो सभी जगह एक जैसे एक रूप में चलाए जा सके और वे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना हो। मानकीकरण का फायदा यह है कि वो सभी जगह एक जैसे उपलब्ध हों। इसके अलावा जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हुए, इसमें तीव्र क्षमता वाले कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा गया और नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में नेटवर्क का निर्माण किया जा सका और इसी से आगे चलकर जो यह नेटवर्क डेवलप किया गया, इसी से आगे चलकर इंटरनेट का विकास हुआ। यानी चौथी पीढ़ी में इंटरनेट का विकास होना प्रारंभ हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर हैं, जो आज के समय के हमारे कंप्यूटर हैं, ये सभी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले IC चिप्स ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और चूंकि ये ULSI वाले चिप हैं तो इसमें एक चिप के अंतर्गत करोड़ों गणना करने के लिए ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। एक छोटे से चिप के अंतर्गत करोड़ों IC चिप लगे हुए हैं। यह सब सिलिकॉन के डेवलपमेंट का परिणाम है। तो जब ये ULSI वाले इंटीग्रेटेड चिप डेवलप हुए तो एक चिप ये करोड़ों गणना करने में संभव हो गई। साथ ही साथ आधुनिक काल में पांचवी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए CD का विकास हुआ। CD का विकास हुआ, हालांकि अब CD भी आउटडेटेड होता जा रहा है, लेकिन CD का विकास ये कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में हुआ। इसके अलावा इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का जो भी विकास हुआ वो पांचवी पीढ़ी में हुआ, जिसमें ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब भी शामिल हैं। आज जो आप बहुत सारी साइटें देखते हैं, ईमेल करते हैं, इन सब का विकास कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में, 5th जनरेशन में हुआ है। इसके अलावा 5th जनरेशन में बहुत ही छोटे और बहुत तेज गति से काम करने वाले कंप्यूटरों का विकास हुआ है। प्रोग्रामिंग की जो जटिलता थी चौथी पीढ़ी तक, वो सारे कम हो गए हैं। इसके अलावा पांचवी पीढ़ी यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम ज्ञान क्षमता की ओर बढ़ रही है, जिसके अनुसार कंप्यूटर ये खुद ही निर्णय ले सके, ह्यूमन जैसे, मानव जैसे खुद ही कंप्यूटर निर्णय लेने लगे। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेवलप हुई है। इसके अलावा जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य परिवर्तन आया है वो आया है पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी। और इन दोनों ने ही, पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में बिल्कुल क्रांति ला दिया।
और पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी का जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग होने लगा। आज हम कंप्यूटर पे कितने डिपेंडेंट हैं इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपनी दखल दे दी है। अब ये जो हमने 5 पीढ़ियां पढ़ी, इन 5 पीढ़ियों में क्या क्या अंतर आए, क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे कैसे विकास हुआ कंप्यूटर का, उसको एक टेबल फॉर्म में देखते हैं। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इनकी जो भंडारण क्षमता थी वो सीमित थी, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी यह सीमित थी, लिमिटेड थी फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। इसके अलावा इनका जो इनपुट आउटपुट था उसका स्पीड स्लो था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट का जो स्पीड था वो स्लो था। साथ ही साथ इस समय जो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज थे वो निम्न स्तरीय थे, लो लेवल के थे। इसके अलावा उस समय मशीनी भाषा और असेंबली भाषा भी लो लेवल की थी। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होने से इनसे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता था, इनसे बहुत ज्यादा उष्मा निकलती थी, तो ताप को नियंत्रण करने में असुविधा होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। इसके अलावा इसका जो उपयोग था उस समय वह पेरोल प्रोसेसिंग के लिए या रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए किया जाता था। फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें IBM 650, यूनिवैक, ENIAC ये सारे उल्लेखनीय है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें IBM का 650, यूनिवैक, ENIAC ये सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के थे। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए उनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ हुआ। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग शुरू हुआ और इनमें जो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज था उसके रूप में चुंबकीय कोर, मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाने लगा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। और मैग्नेटिक कोर के इस्तेमाल से इनके भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हुई फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। इसके अलावा इनका जो इनपुट आउटपुट था वह भी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में बेहतर हुआ, यानी उनकी इनपुट आउटपुट की स्पीड बढ़ी। इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल के लैंग्वेज थे वो हाई लेवल के लैंग्वेज कोबोल और फॉर्ट्रान में परिवर्तित हुए। सेकेंड जनरेशन में लैंग्वेज हाई लेवल के हुए, कोबोल और फॉर्ट्रान के रूप में। इसके अलावा चूंकि जब इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा तो इनके आकार में और तापमान में इनसे जो ऊर्जा निकलती थी उसमें कमी आई। साथ ही साथ इनकी तीव्रता और विश्वसनीयता भी बढ़ी। इनका जो काम था वो बेंच ओरिएंटेड उपयोग था, यानी बिलिंग, किसी भी चीज की बिलिंग करना, पेरोल की प्रोसेसिंग करना, इन्वेंट्री फाइल्स बनाना या उनका अपडेशन करना, ये सारे उपयोग किए जाने लगे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के द्वारा। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर्स थे, जो विख्यात कंप्यूटर थे, वो IBM का 1401, हनीवेल 200, CDC 1604 ये सारे कंप्यूटर विभिन्न कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए थे जो पॉपुलर रहे हैं। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे IC चिप का प्रयोग होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग होने लगा और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने से इनका आकार कम हो गया और इसमें चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट इन दो विधियों का प्रयोग किया जाने लगा डाटा के स्टोरेज के लिए। सॉलिड स्टेट और चुंबकीय कोर इन दो विधियों का प्रयोग किया जाने लगा थर्ड जनरेशन में डाटा स्टोरेज के लिए। और इसमें जो इनपुट आउटपुट था उसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी आई, यानी अधिक लचीलापन आया डाटा के स्टोरेज में और इनपुट आउटपुट में। ये जो कंप्यूटर थर्ड श्रेणी के हुए, जब इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग हुआ तो ये बहुत तीव्र हो गए, छोटे भी हो गए और विश्वसनीय भी हो गए। साथ ही साथ जो सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया था वह और अधिक विकसित हुआ और उसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा हाई लेवल लैंग्वेज का। इसके अलावा इसमें रिमोट प्रोसेसिंग,
टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारे एक साथ डेवलप हुए, यानी एक कंप्यूटर का उपयोग अनेक यूजर एक साथ कर सकते थे और उस पर बहुत तरह के प्रोग्राम रन किए जा सकते थे, एक तरह के प्रोग्राम नहीं। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और रिमोट प्रोसेसिंग, इन तीनों ही चीजों का बड़ी इफिशियंसी के साथ विकास हुआ। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हुए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हुए और इनका जो इस्तेमाल था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का, इनका मुख्य इस्तेमाल एयरलाइन के रिजर्वेशन सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड के बिलिंग में और मार्केट के फोरकास्टिंग में किया जाता था। तीसरी पीढ़ी तक के जो कंप्यूटर थे उनका प्रयोग एयरलाइन के रिजर्वेशन सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड के बिलिंग में और मार्केट के फोरकास्टिंग में किया जाने लगा था। इस समय के जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे या पॉपुलर कंप्यूटर थे वो थे IBM सिस्टम 360, NCR 395 और बुर्रो B6500। ये महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे तीसरी पीढ़ी के। जो चौथी पीढ़ी का विकास हुआ तो उसमें IC चिप की जगह VLSI और ULSI का उपयोग होने लगा, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनका जब प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में तो कंप्यूटर के आकार बहुत छोटे आकार में आ गए। साथ ही साथ उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत हाई हो गई, क्योंकि इसमें सॉलिड स्टेट का प्रयोग किया जाने लगा तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई हो गई। साथ ही साथ इसमें कई तरह के हार्डवेयर निर्माता और सॉफ्टवेयर के निर्माता, बहुत सारे डेवलपर सामने आए और उनमें यूनिफॉर्मिटी आई, उनके अंदर मानकीकरण किया गया कि एक जैसे तरीके सभी जगह के लिए उपलब्ध हों, यानी जिस तरह के प्रोग्राम डेवलप किए जाएं वो सभी जगह के लिए एक जैसे हों। जैसे मानकीकरण का आप ये उदाहरण देखिए, मीटर लंबाई का मात्रक है मीटर, तो लंबाई ये पूरे विश्व में एक जैसा है, एक लेंथ के लिए मीटर उपयोग किया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर की भाषा का मानकीकरण किया गया चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में। इसके अलावा चतुर्थ पीढ़ी में मिनी कंप्यूटरों के उपयोग में वृद्धि हुई। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का प्रारंभ भी हुआ। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यानी चिप, माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम चिप भी है, तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा। और इस समय के जो कंप्यूटर थे चौथी पीढ़ी के, यह इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग, यानी धीरे धीरे यह हमारी दैनिक जीवन में दखल देने लगा। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन में इंटर होने लगे। पहले वो स्पेसिफिक काम के लिए थे, अब वो जनरल पर्पस के लिए हो गए थे, यानी सभी लोग उसका इस्तेमाल करने के लायक हो गए थे। इस तरह के कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो गया था कि सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, और इसी में GUI वगैरह का भी इंटरफेस डेवलप किया गया था। इसमें जो प्रसिद्ध कंप्यूटर थे वो IBM PC XT और एप्पल सेकेंड, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर रहे हैं चतुर्थ पीढ़ी के या फोर्थ जनरेशन के। जो पांचवा जनरेशन था इसमें ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होने लगा, यानी CD का ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होने लगा। साथ ही साथ पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास हुआ, यानी इंटरनेट का विकास ये कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में बृहत स्तर पर हुआ। साथ ही साथ इस समय जो कंप्यूटर डेवलप हुए ये बहुत छोटे छोटे हुए और बहुत तीव्र और उपयोग में बहुत ही आसान हो गए, यानी प्लग एंड प्ले, स्टार्ट करो और अपना काम शुरू करो। इस तरह के आप जो ये कंप्यूटर में लैपटॉप, पामटॉप या टैबलेट वगैरह देख रहे हैं ये सब पांचवी पीढ़ी की देन है। इसके अलावा पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट और मल्टीमीडिया का उपयोग कंप्यूटर में बहुतायत से होने लगा।
इसका जो उदाहरण है वो IBM का नोटबुक, पेंटियम पीसी, सुपर कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी का देन है। हमारे घर घर में जो लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट या मोबाइल फोन है, ये सारी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की देन है। हमारा मोबाइल फोन भी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का यानी 5th जनरेशन का देन है, वो भी कंप्यूटर का एक रूप है, मोबाइल फोन भी। अब कंप्यूटरों का वर्गीकरण, कंप्यूटरों का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है और जिस आधार पे किया गया है उसके अनुसार उसके अलग अलग वर्गीकरण के रूप हैं। जैसे पर्पस के आधार पे पहले वर्गीकरण करें हम कंप्यूटर को, किस काम के लिए हम उपयोग करते थे कंप्यूटर को, उसके आधार पे अगर कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो इसमें कंप्यूटर 2 तरह के वर्गीकृत किए गए, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जब कार्य के आधार पे कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया गया, उनकी उपयोगिता के आधार पे वर्गीकरण किया गया, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर थे, इनका उपयोग किसी एक विशेष कार्य के लिए या उस कार्य में आई हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता था। स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर एक खास काम के लिए डेवलप किए जाते थे और वह उसी खास क्षेत्र में काम करते थे और जिस क्षेत्र के लिए वो विकसित किए जाते थे उस सिस्टम के लिए ही वो प्रभावित होते थे। जैसे स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम, इस तरह के जो कंप्यूटर डेवलप किए गए, जो कंप्यूटर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए डेवलप किए गए, वो सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल का कार्य करते थे। जो एयरक्राफ्ट के लैंडिंग सिस्टम से जुड़े हुए कंप्यूटर थे, वो सिर्फ वही काम करते थे। तो इस तरह स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर थे, वो उस स्पेसिफिक काम को ही करते थे बहुत ही इफिशियंसी के साथ। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, यह किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते थे और ये जो कंप्यूटर थे जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये एक साथ कई तरह की कठिनाइयों को सोल्व करने के लिए डेवलप किए गए थे, तो एक साथ कई तरह की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम थे। और ये जो जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, इनके प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद यह अलग अलग कार्य करने में सक्षम थे। थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग में चेंज करने के बाद जो जनरल पर्पस के कंप्यूटर थे, ये अलग अलग कामों को करने में सक्षम थे और इनका जो प्रयोग था यह साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण यानी फोरकास्टिंग तक में होने लगा। जो जनरल पर्पस के कंप्यूटर थे, इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग हम करते हैं बैंकिंग वगैरह, ये इनसे लेकर किसी भी तरह के फोरकास्ट तक के जटिल कार्यक्रमों में भी जनरल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। ये तो रहे कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके पर्पस के आधार पे। दूसरा, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया वो उनके कार्य के आधार पर किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू वर्किंग सिस्टम, यानी जब कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया। पर्पस के आधार पर कंप्यूटर 2 भागों में बांटे गए, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। और कार्य के आधार पर कंप्यूटरों का विभाजन यह 3 प्रकार का है जो कार्य के आधार पे है। पहला, डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर हैं, ये डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में करते हैं और इनका जो गणना है वो 0 या 1 के फॉर्म पे होता है, यानी बाइनरी कोडिंग के आधार पे होता है। जो डिजिटल कंप्यूटर हैं, इनकी जो कोडिंग है वो बाइनरी कोडिंग में होती है, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जा सकता है। और 0 1 को आप इस तरह भी समझ लीजिए कि स्विच ऑन और ऑफ, इस कंडीशन के आधार पे ये कंप्यूटर वर्क करते हैं। 0 को अगर हम स्विच ऑन मानते हैं तो 1 को स्विच ऑफ मान लीजिए, अगर 0 को स्विच ऑफ मानते हैं तो 1 को स्विच ऑन मान लीजिए। तो यानी ये स्विचिंग सिस्टम के आधार पे, बाइनरी कोड के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण डिजिटल घड़ी है। और डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं, इनकी गति बहुत तीव्र होती है। डिजिटल कंप्यूटरों की गति बहुत अधिक तीव्र होती है
और ये 1 सेकंड में करोड़ों गणनाएं कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर 1 सेकंड में करोड़ों गणनाएं करने में सक्षम हैं। और ये तो हम आपसे पहले से चर्चा कर रहे हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ये बाइनरी सिस्टम पे 0 और 1 पे या स्विच ऑन स्विच ऑफ पे कार्य करते हैं और इस विधि को द्विआधारी पद्धति या बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यह विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग करता है। एनालॉग कंप्यूटर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनालॉग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण इसकी गति धीमी होती है। जैसा आप नॉर्मल अगर आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा तो फिजिक्स लैब में वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इस तरह के यंत्र होते हैं। ये सभी एनालॉग यंत्रों के उदाहरण हैं। बैरोमीटर या वोल्ट मीटर ये एनालॉग यंत्रों के उदाहरण हैं और उसी विधि का प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर में। तीसरा जो वर्गीकरण है इसमें वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यह डिजिटल और एनालॉग दोनों ही रूपों का इस्तेमाल करता है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर के थ्योरी को भी इस्तेमाल करता है और एनालॉग कंप्यूटर की थ्योरी को भी इस्तेमाल करता है, यानी इसमें दोनों का एकीकरण किया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों का उपयोग करने के चलते इसका जो इफिशियंसी है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की इफिशियंसी, स्टोरेज और वर्किंग कैपेबिलिटी ये सब कुछ अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उसमें इनपुट तथा आउटपुट ये एनालॉग रूप में होते हैं, लेकिन जो उनकी प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल रूप में होती है। याद रखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट ये एनालॉग फॉर्म में होते हैं, जबकि जो उनकी प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। और इस कंप्यूटर में एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। एडीसी और डीएसी का प्रयोग, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें एडीसी यानी एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और डीएसी यानी डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का यूज किया जाता है। जो आप ग्राफ में देख रहे हैं, जब हम इनपुट करते हैं तो यहां से एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। जब इनपुट करते हैं तो हम सिग्नल एनालॉग में देते हैं और यह एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके यह भेजता है सीपीयू को, यानी जो इनपुट हमारा एनालॉग था वह डिजिटल में कन्वर्ट होकर सीपीयू को मिला और यह सीपीयू डिजिटल को डिजिटल में प्रोसेस कर देती है। यहां इसे सीपीयू को मिला डिजिटल और इसने उसको डिजिटल में प्रोसेस किया। डिजिटल प्रोसेस करने के बाद फिर यह आउटपुट पार्ट तक पहुंचता है। वहां पे डीएसी कन्वर्टर है, यहां आउटपुट को डिजिटल मिला और यह डिजिटल उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी मिलता है एनालॉग में। तो यहां इनपुट हमें एनालॉग मिला, इस कन्वर्टर ने डिजिटल करके सीपीयू को दिया, सीपीयू ने प्रोसेस करके डिजिटल दिया। अब यहां से फिर यह कन्वर्टर में आता है और यह कन्वर्टर उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्टेड कर देता है। तो जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर हैं उसमें इनपुट और आउटपुट ये दोनों एनालॉग में मिलते हैं, जबकि उसका जो प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के द्वारा वह डिजिटल फॉर्म में होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के आधार वर्गीकरण का अभी हमने दो आधार देखा, एक पर्पस के आधार पे जनरल कंप्यूटर और स्पेसिफिक कंप्यूटर, दूसरा उनके कार्य के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के आधार पे दो तरह के कंप्यूटर, स्पेसिफिक कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। उनके कार्य के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीन तरह के कंप्यूटर। अब उनके आकार के आधार पे
कंप्यूटर के जो आकार थे उसके आधार पे भी कंप्यूटर को 7 तरह से बांटा गया है। कंप्यूटर के आकार के आधार पे कंप्यूटर को 7 तरह से बांटा गया है। पहला कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, इनकी जो विशेषता थी वह बृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता थी, लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज थी। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर थे, इनके अंदर डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी हाई होती थी। साथ ही साथ इनके साथ सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बड़े आकार पे जोड़ा जा सकता था। पेरिफेरल यंत्र क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए जो पार्ट होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इस तरह के जो पार्ट जोड़े जाते हैं, स्कैनर, ये सभी पेरिफेरल यंत्र कहे जाते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में पेरिफेरल यंत्रों को बड़े पैमाने पर जोड़ा जा सकता था और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, इनके कार्य करने की क्षमता और गति ये बहुत तेज होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और गति ये बहुत तेज होती है। साथ ही साथ ये मल्टी यूजर होते हैं, यानी इस पे एक सिस्टम पे कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। और इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण यह बेल प्रयोगशाला में किया गया था। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था बेल की प्रयोगशाला में। और इसका उपयोग बैंकिंग में, अनुसंधान में, रक्षा क्षेत्रों में, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग में, अनुसंधान में, अंतरिक्ष आदि में किया जाता है। इसके जो उदाहरण हैं कंप्यूटर के, वो हैं IBM 370, IBM S39, यूनिवैक 1110, ये सब। दूसरा जो मुख्य कंप्यूटर है आकार के आधार पे, वो है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में काफी छोटे होते हैं। काफी छोटे तो जरूर होते हैं, लेकिन इनके काम करने की क्षमता और डाटा स्टोरेज करने की क्षमता ये दोनों ही बहुत अधिक होती है। डाटा स्टोरेज की क्षमता और कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है मिनी कंप्यूटर्स की। साथ ही साथ ये जो मिनी कंप्यूटर हैं ये भी मल्टी यूजर हैं, इस पे एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। और मिनी कंप्यूटरों में 80386 सुपर चिप का प्रयोग करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। यानी मिनी कंप्यूटर के अगर आईसी में हम चेंज कर दें तो वह सुपर मिनी कंप्यूटर में भी बदल जाता है। और इसका जो काम है ये मिनी कंप्यूटर का, यह बड़ी बड़ी कंपनियों में, रिजर्वेशन में और कई तरह के रिसर्च में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में या रिजर्वेशंस में या कई तरह के रिसर्चेज में किया जाता है। इनके उदाहरण हैं AS400, बुल HN, DPX2, HP 9000, इस तरह के कई कंप्यूटर हैं जो मिनी कंप्यूटर हैं। तीसरा आकार के आधार पे जो वर्गीकरण है वो है माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है और इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स में जो आप सब या हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, साथ ही साथ कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग होता है आउटपुट को देखने के लिए। और इनकी जो क्षमता है माइक्रो कंप्यूटर की, वो लगभग 1 सेकंड में 1 लाख गणितीय संक्रियाएं करने की होती हैं। यानी ये 1 सेकंड में 1 लाख कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इनका जो उपयोग है माइक्रो कंप्यूटर का, यह कई सारे व्यवसायिक में, घरों में, मनोरंजन में, चिकित्सा आदि में किए जाते हैं। जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हैं, इनका घरों में बहुतायत से प्रयोग होता है, साथ ही साथ ये अस्पतालों में, मनोरंजन में और व्यवसायिक तरह के कई संस्थानों में माइक्रो कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं। आप नॉर्मली जो भी कंप्यूटर देखते हैं अपने घरों के आसपास, अपने स्कूल, कॉलेज में, अस्पतालों में, वो अधिकतर माइक्रो कंप्यूटर थे। यानी कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और जो हमारे दैनिक जीवन में इंटरफेयर करने लगा, वो था माइक्रो कंप्यूटर। इसके उदाहरण में एप्पल का मैकबुक, iMac, IBM के PS2 के या IBM के
कंपेटेबल या बहुत सारे एचपी वगैरह के जितने भी आप कंप्यूटर देखते हैं ये सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के बाद जो चौथा है वो है पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। पीसी अब तो आप समझ गए होंगे। और ये जो पीसी थे ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। पुराने जमाने की जब हम तुलना करें या मेन फ्रेम कंप्यूटर वगैरह से तुलना करें या उन कंप्यूटरों से तुलना करें जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होते थे तो उनकी तुलना में ये बहुत छोटे होने लगे और ये इतने छोटे हो गए कि एक टेबल पे आसानी से शिफ्ट हो सकते थे। लेकिन ये जो पीसी हैं ये मल्टी यूजर इंटरफेस नहीं है। एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। जो पीसी हैं उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है यानी यह सिंगल यूजर इंटरफेस है। लेकिन मल्टीटास्किंग यूजर फेस भी है। एक व्यक्ति काम कर सकता है लेकिन मल्टीटास्किंग कर सकता है यानी वह एक साथ कई कार्यों को कर सकता है। तो जो ये पीसी हैं वो सिंगल यूजर इंटरफेस हैं और मल्टीटास्किंग है यानी एक साथ में कई कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ पीसी को इंटरनेट से जोड़ने की भी सुविधा है। और भारत में जो पहला पीसी बना, पहला पर्सनल कंप्यूटर जो बना भारत में उसका नाम सिद्धार्थ था। भारत में बना हुआ पहला पर्सनल कंप्यूटर उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया है। इसके अलावा पैकमैन नाम से कंप्यूटर खेल यह भी एक पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है। पैकमैन जो खेल के लिए डेवलप किया गया था। इन पर्सनल कंप्यूटर का जो उपयोग है घरों में किया जाता है, व्यवसायिक संस्थानों में किया जाता है, मनोरंजन के लिए भी किया जाता है और डाटा के स्टोरेज के लिए भी किया जाता है। और ये IBM के कंप्यूटर, कॉम्पैक के कंप्यूटर, लेनोवो के कंप्यूटर, HP के कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो सारे इन कंपनियों द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। जब पीसी और अधिक विकसित हुआ तो लैपटॉप के रूप में यह डेवलप हुआ। और लैपटॉप यह भी पीसी की तरह ही कार्य करता था। जो कार्य हम पीसी पे करते थे वही सारे काम लैपटॉप पे भी होते हैं। लेकिन लैपटॉप आकार में पीसी से छोटे हो गए और ये इतने आसान हो गए कि इनको आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या अन्य ड्राइव, स्टोरेज ड्राइव वगैरह सब इसमें एक साथ संयुक्त होते हैं। पीसी में, ये लैपटॉप में ये सारी चीजें एक साथ संयुक्त कर दी गई। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता हो गई वो ये कि ये बैटरी से काम करते हैं। लैपटॉप ये बैटरी से काम करते हैं जबकि जो पीसी थे वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करते थे। उनके लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती थी जबकि लैपटॉप अगर पावर सप्लाई नहीं है तो ये बैटरी से अपना काम करते हैं। जब पावर सप्लाई होती है तो अपना बैटरी चार्ज कर लेते हैं और बैटरी से काम करते हैं। तो पीसी इसमें आकार बहुत छोटा हो गया, इसे कहीं भी ले जाने की सुविधा हो गई और इसमें सारे ड्राइव एक साथ संयुक्त हो गए। साथ ही साथ यह बैटरी से कार्य करने की सुविधा भी देने लगे और वाईफाई की सहायता से इंटरनेट का भी प्रयोग करने लगे। जो लैपटॉप हैं ये वाईफाई से और लैन से, इंटरनेट से भी जुड़ने लगे। इसकी कई कंपनियां हैं जैसे IBM, कॉम्पैक, एप्पल, लेनोवो, HP, डेल, ये सारे लैपटॉप के ब्रांड हैं या प्रकार हैं। इसके अलावा लैपटॉप से भी आगे बढ़ने पर पामटॉप ये आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पे रखकर उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर, अब ये समझ लीजिए कि आपका जो मोबाइल है वो पामटॉप है। आपका मोबाइल ये भी पामटॉप का ही एक उदाहरण है। लेकिन जो पामटॉप में के रूप में विख्यात हैं उसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल पे बोल के सर्च करते हैं गूगल से, हेलो गूगल डू दिस, हाय एलेक्सा डू दिस, ये आप बोल के काम करते हैं। ये ध्वनियों के द्वारा ये पामटॉप में प्रयोग किया जाता है और इसे शॉर्ट में PDA भी कहा जाता है। पामटॉप को शॉर्ट में PDA भी कहा जाता है। और इस वर्गीकरण में जो 7वां भाग है वह है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर क्या है? ये जो कंप्यूटर हैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी
और कैलकुलेशन की कैपेसिटी, ये दोनों ही बहुत तेज है। सुपर कंप्यूटर जो हैं इनके स्टोरेज की कैपेसिटी और वर्किंग कैपेसिटी, यानी एक सेकंड में गणना करने की जो कैपेसिटी है वह बहुत अधिक तेज है, और इसमें एक साथ हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। नॉर्मल पीसी या लैपटॉप में एक प्रोसेसर लगा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर में एक साथ हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। और यह जो सुपर कंप्यूटर है यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना वह 1964 ईस्वी में CDC 6600 था। विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम था CDC 6600 और यह 1964 ईस्वी में बना था। इसके अलावा 1976 ईस्वी में क्रे 1 नाम का सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया, जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। उसका नाम था क्रे 1। ये 1976 ईस्वी में डेवलप हुआ था। और इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है क्रे 1 को। क्रे 1 यह इतिहास का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना वह था परम सीडैक। भारत में परम सीडैक नाम का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया 1991 ईस्वी में। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सीडैक। और इन कंप्यूटरों की जो वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता है, यानी कैलकुलेशन की जो क्षमता है, वह कंप्यूटर में सबसे अधिक है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग भी होती है और पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, यानी एक साथ बहुत सारे लोग बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं कंप्यूटर पे। और इसके द्वारा ये जो मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग है, इसके द्वारा एक कार्य को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और सब अलग अलग प्रोसेसर पे वर्क करते हैं। तो इस तरह के जो सुपर कंप्यूटर हैं, इस पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। और इनका जो प्रयोग है, सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है, वो एनिमेटेड ग्राफिक्स के लिए या परमाणु अनुसंधान या अंतरिक्ष अनुसंधान, इस तरह के कार्यों में किया जाता है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर यह DRDO द्वारा डेवलप किए गए हैं। पेस सीरीज के कंप्यूटर भारत में सुपर कंप्यूटर ये DRDO के द्वारा, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हैदराबाद में स्थित है, इसके द्वारा पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर डेवलप किए गए हैं। साथ ही साथ अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर ये बार्क द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। तो सुपर कंप्यूटर ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सुपर कंप्यूटर है, जिसमें एक साथ बहुत सारे यूजर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इनकी गति बहुत अधिक तेज होती है। आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए थे कंप्यूटर के जेनरेशंस और कंप्यूटर का वर्गीकरण, इससे जुड़ा हुआ सीरीज का अगला भाग। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हर विषय पर विस्तृत अध्ययन सामग्री और उनसे जुड़े हुए प्रश्न, साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।